मेरा छतरपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष विक्रम भांगी से निवेदन है, मेरा पूर्ण भांगी से निवेदन है, विक्रम भांगी उत्तम दत्ता जी का नारायणपुर स्वागत करेंगे। मेरा मनोज वाधवानी से निवेदन है, लाल बचाओ निगम के प्रभारी हिमांशु मिश्री का नारायणपुर स्वागत करेंगे। मेरा खटीमा विधानसभा के सहसंयोजक संतोष अग्रवाल से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुद्दा लेकर के सम्मानित करेंगे। मेरा खटीमा विधानसभा के प्रभारी उत्तम दत्ता जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुद्दा लेकर के सम्मानित करेंगे। मेरा हिमांशु मिश्री से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मुद्दा लेकर के सम्मानित करेंगे। मेरा डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी से निवेदन है, मुद्दा लेकर के सम्मानित करेंगे। मेरा हमारे इस जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष सभी लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का मुद्दा लेकर के स्वागत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, बैठ जाने के बाद सभी लोग बैठ जाएं और इधर जितने भी लोग खड़े हैं सभी सामने से पहले एक बार पीछे आ जाए। देखिए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हमारे मुखिया, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने इस प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी, माननीय पुष्कर सिंह धामी। बड़ा ही हर्ष का विषय है आज इस नैनीताल लोकसभा का कार्यकर्ता संवाद, दो विधानसभाओं का जो नारायणपुर और खटीमा आपके द्वारा आज एक कार्यकर्ता संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने इस खटीमा नगर मंडल में रखा गया है। मैं सभी जितने भी बूथ के अध्यक्ष आए हैं, अपने शक्ति केंद्र के संयोजक प्रभारी आए हैं, जितने भी मंडल के कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं, प्रदेश के रहने वाले, प्रदेश में कार्य करने वाले, इन मंडलों में रहने वाले सभी पदाधिकारियों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर किसी के नाम नहीं ले पाएंगे, आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्यादा समय न लेते हुए हमारे खटीमा के नगर अध्यक्ष माननीय जीवन धामी जी और भवानी कटारी जी, भगवान राम का एक चित्र, क्योंकि पूरा भारत राम में हो गया है, अयोध्या से लेकर पूरे भारत में राम राज्य जैसी स्थिति है, तो अपने उत्तराखंड में भी स्थिति भाई साहब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। ऐसे अष्ट धातु के बने इस राम के चित्र का आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भेंट की जा रही है। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम का शुरुआत करने की हमें इजाजत दें। मैं जीवन भाई से कहूंगा एक माइक आप अपने पास रखें, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक माइक रहेगा, आप दान सिंह भाई साहब आप सहयोग करके एक बार चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए। हेलो हेलो, अब गली खाली कर दीजिए, गली को आप खाली कर दीजिए। अब मैं सर्वप्रथम हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में दो शब्द कहेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार पूरे भारत के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सबके प्रिय नेता का नाम जो लोगों की जवान में उस नाम के साथ जय घोष करेंगे। धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज शहीदों की धरती इस खटीमा में हम सबके प्रिय, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर कल में कार्यक्रम में व्यक्तिगत कार्यक्रम में हल्द्वानी गया, वहां मेरी चर्चा हुई थी कि शायद उत्तराखंड के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ के गांव के 2-4 व्यक्तियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने नाम से ना जानते हो। सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत स्नेह करने वाले, सबकी व्यक्तिगत चिंता करने वाले, और देश के अंदर हमारे उत्तराखंड राज्य का गौरव बनाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का खटीमा आगमन पर हृदय की गहराइयों से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों,
द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे नकल विरोधी कानून हो, धर्म से संबंधित कानून हो या समान नागरिक संहिता हो, पूरा देश उन कानूनों की कॉपी करके अपने प्रदेशों में लागू कर रहा है। यह हम सबके लिए और गौरव की बात है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करने आए हैं। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी आज इस जो बैठक में है, सब अपने कार्यकर्ता बूथ के अध्यक्ष, प्रत्येक केंद्र संयोजक, प्रभारी, बाकी लोग तो नहीं बुलाया गया है, खाली अपने जो पदाधिकारी लोग हैं वही लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो बूथ का अध्यक्ष होगा, शक्ति केंद्र का प्रभारी होगा या संयोजक होगा या मंडल कार्यकारिणी के सदस्य या उनके पदाधिकारी हैं। बाकी आज जो लोग बाहर से जिनको अपेक्षित नहीं है वो बाहर जा सकते हैं, जो लोग अपेक्षित है वही लोग यहाँ रहें। और पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, उनके लिए बगल में जब तक ये मीटिंग चल रही है तब तक के लिए हॉल बगल में है, चाय नाश्ता उनके लिए लगा हुआ है। धन्यवाद। अब मैं सीधे आज जिनको सुनने के लिए काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे, खटीमा विधानसभा और नागरिकता विधानसभा के लोग, आप लोगों को मालूम है 140 दोनों जनता में 140 दोनों जनता में 100 सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तियों में 61वें नंबर पे हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम है। एक बार जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आपके भाजपा अभिनेत्री के द्वारा रात दिन एक करके आप लोगों के विकास कार्यों के लिए रात दिन एक करे हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रातः 5 बजे उठ करके रात के 2 बजे तक कार्य करते हैं। ऐसे ही आप लोगों की एक बहुत पुरानी मांग थी कि गोरखपुर से देहरादून के लिए एक ट्रेन संचालित की जाए, उसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कभी हरी झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ट्रेन मुक्तापुर से अमृतसर के लिए भी संचालित की गई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने सब लोगों की चिंता करते हुए और यहाँ तक आज विकास कार्यों को पहुँचाया है। और आप लोगों को मालूम है इस जिले में एक एम्स की भी स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। मैं गिराते गिराते रात हो जाएगी और विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं खत्म होंगे। भाइयों, ऐसे मुख्यमंत्री जी ठाकुर धामी जी हम लोगों को मिले हुए हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए बस मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, आज जितने बूथ अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं कम से कम अपने बूथ से 51% से ज्यादा वोट यहाँ से दिलाने का आज कसम खा के जाएंगे। मेरा सभी लोगों से आज ये मंच माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करता हूँ। ये आपसे आज कार्यकर्ता संवाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बार बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। एक बार जोरदार नारा लगाएं, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। सभी लोग अपना मोबाइल बंद कर लें। ये सामने से लेकर बैठ जाए। आपके पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, हाथ जोड़ के मिलते हैं। हाँ, बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, बैठ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जो विधानसभा और नागरिकता के हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और संगठन के हमारे सभी जो प्रमुख टीम जो पूरे चुनाव का संचालन करती है, उसके आज इस संवाद कार्यक्रम में, इस भेंट वार्ता कार्यक्रम में हमारे मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी और इस पूरे विधानसभा के सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय कांत सिंह, हमारे दर्जाधारी मंत्री के नाते पहले जिले में अध्यक्ष भी रहे भाई उत्तम दत्ता जी, नारायणपुर विधानसभा के पूर्व विधायक भाई डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, हमारे बहुत सीनियर लीडर कृषि विपणन मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, हिमांशु जी, संचालक श्री सतीश गोयल जी, लालू भाई, संतोष जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी
पदाधिकारीगण, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, हम सभी जानते हैं क्योंकि संवाद अगर करेंगे तो संवाद काफी देर तक हो सकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप सब लोग अब इस समय संवाद से ज्यादा क्या है कि काम करने पर हम सबको ध्यान देना है। संवाद हम लोगों का लगातार हो चुका है। मैं समझता हूँ कि सबकी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं, क्योंकि आज 20 तारीख है और आज से ठीक 30 दिन बाद, 30 या 29 दिन बाद हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर का चुनाव संपन्न हो जाना है और 2-3-4 दिन आपके अभी होली के भी कार्यक्रम हैं। उसके बाद 27 तारीख को इस लोकसभा क्षेत्र का नामांकन होना है और 27 से 17 तारीख तक केवल 20 दिन का जो समय है, उस 20 दिन के समय में हम सबको जो भी हमने अभी तक काम किए हैं, लाभार्थियों के सम्मेलन हुए हैं, अनेक लाभार्थियों को कुछ न कुछ किसी न किसी योजना का लाभ मिला है और पूरे भारतवर्ष में अभी हमको अधिक स्थानों पर मुझे और जगह भी जाने का अवसर मिला, बहुत सारे कार्यक्रमों में गया। तो एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर इन 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, इन 10 सालों के कार्यकाल में हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस सरकार के कालखंड में किसी न किसी योजना का लाभार्थी हो। हर एक को लाभार्थी होने का अवसर मिला है। किसी को अगर जनधन योजना में खाते मिले हैं, किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को आयुष्मान भारत में मिला है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, किसी को गरीब कल्याण योजना में लाभ मिला है, किसी को इज्जत घर मिला है, किसी को अच्छी सड़क मिली है, किसी को अच्छी रेल मिली है, किसी को अच्छी सुरक्षा मिली है। उज्ज्वला तो देश में 10 करोड़ से ऊपर पहले ही सबको मिल रही लगातार, और इतनी योजनाएं, उन योजनाओं की अगर हम बात करें तो कई घंटे लग जाएंगे, वो बात पूरी नहीं। और 10 सालों में जिस प्रकार से देश का विकास हुआ है वो भी सबने देखा है और हमने आसपास एक बदलता हुआ भारत होना देखा है। इस प्रकार से जो काम हम लंबे समय से सोचते थे कि ये काम होने चाहिए, इन कामों की देश को जरूरत है, जनता को जरूरत है, समाज में जो अंतिम छोर पे खड़े हुए लोग हैं, मैं ये कह सकता हूं कि जिनको योजनाओं की आवश्यकता है, उन सभी को योजनाओं को दिलाने का काम, योजनाओं का लाभार्थी बनाने का काम इन 10 सालों में बहुत बात। आप अपने आसपास को देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि बहुत सारी योजनाएं आ रही जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो योजनाएं भी आ गई। आप यहीं से देखेंगे, एक जमाना था कि आप खटीमा से, नानकपुरा से अगर रुद्रपुर तक भी जाते थे तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप 5-7 साल पहले चले जाते, कितने घंटे लग जाते थे? 3 घंटे लग जाते थे। और आप कितने घंटे लगते हैं? तो इसी प्रकार से बदला है, देश बदला है। आप यहां से पिथौरागढ़ जाते थे, पिथौरागढ़ जाने में कई घंटों लग जाते थे, 8 घंटे 9 घंटे। और मुझे याद है, मैं एक बार ये संतोष अग्रवाल की रामलीला करवाते हैं यहाँ, बड़ी हमारी यहाँ की प्रसिद्ध रामलीला है, और इसमें मेरा रामलीला का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा था यहाँ। और उस दिन मुझे पिथौरागढ़ की एक हवाई जहाज सेवा शुरू हुई थी 2018 में, वो हवाई सेवा की शुरुआत हो रही थी। और वहां से मैंने सोचा कि क्योंकि 2-2:30 बजे हम पिथौरागढ़ पहुंचे
3 बजे वहां से चलना था। मैंने सोचा मैं आराम से जो है 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 4 घंटे 5 घंटे में, और बहुत तेज बिना कहीं रुके, तब भी जाकर 9:30-10 बज गया था, तब मैं यहाँ पर पहुंचा। और अगर आज आप पिथौरागढ़ जाते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता पिथौरागढ़ कब आ गया, चंपावत कब आ गया, टनकपुर तो बगल में ही हो गया, और शहर में हमारे कितना जाम लगता था, आज देखिए जाम भी कम हो गया। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हमारे बीच में होंगी। और बड़ी योजनाओं की हम बात करें तो देश में कश्मीर में धारा 370 कब से मांग रही कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए, लेकिन कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो कश्मीर को भारत में पूरी तरह से मिला दे, यानी कि भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी कश्मीर पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा था। उस कश्मीर को भी भारत में मिलाने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अभी कुछ ही दिनों पहले सीए का कानून लागू हुआ है, और ये कानून क्या है? ये कानून है कि जो लोग अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो रह रहे थे, उसमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, इन सबको, पारसी, वो सब जिनके साथ वहां उत्पीड़न हो रहा था, अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उन सबको जो लौटकर भारत आ गए या आना चाहते हैं, उनको भारत में नागरिकता देने का काम ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, यहाँ से भी बड़ी अलग जगह लोगों ने बड़ी लंबे समय तक यहाँ की संघर्ष किया पूरे देश के अंदर, और उत्तराखंड में हमारे यहाँ से खटीमा से, नारायण माता से, आसपास के क्षेत्रों से, और वो भी लंबा कालखंड बीत गया, भगवान का मंदिर नहीं हो पा रहा, वहां भी मंदिर बनाने का काम किसी ने किया तो वह भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हो गया, और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो। हम लोगों को भी वहां जाकर बहुत सारे लोगों की वहां दर्शन करके भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। मैं भी गया था, हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल के लोग भी गए थे, सभी लोग गए थे, और बहुत भव्य दिव्य एक इतना बड़ा परिसर वहां पर बन रहा है कि जो केवल भारत का नहीं बल्कि आने वाले समय में दुनिया का एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र, जहां पूरी दुनिया के लोग आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी बना दिया है, वहां के लिए अनेक शहरों से वंदे भारत एक्सप्रेस चला दी है। हमने भी प्रयास किया, उत्तराखंड से हवाई सेवा हमने देहरादून से वहां की चला दी है। अयोध्या के लिए हमने एक रेलगाड़ी की मांग की है कि रेलगाड़ी भी हमको मिल जाए। तो ऐसे अनेक काम हैं, और दुनिया के देशों में आज भारत का जो है मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान पूरी दुनिया में बढ़ गई। जो भी भारत का रहने वाला है, वो चाहे विदेशों में भी रहते हैं, उनका भी आज सीना जो है गर्व से जुड़ रहा है, क्योंकि हर एक भारतवासी की पहचान कर रही है, हर एक भारतवासी का गौरव बढ़ा है। ये दुनिया के अंदर इस प्रकार से काम नहीं है। उत्तराखंड के अंदर भी आप सबको पता है डबल इंजन की सरकार, हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन का मतलब होता है कि दोनों इंजन काम करते रहे, दोनों इंजन। जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें अच्छी सड़कें मिली हैं, 4 धाम और रोडें मिली हैं, अनेक स्वास्थ्य की सेवाएं मिली है, रेल हमको नई मिली है, हवाई सेवाएं नहीं मिली हैं। आप देख रहे होंगे कि हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुंशियारी, चंपावत, यहाँ के लिए अभी हेली सेवा प्रारंभ हो रहा है। टनकपुर का हमारा हवाई अड्डा यहाँ बन रहा है, इसी जिले में हमारा एम्स बनने जा रहा है। तो ऐसे अनेक कार्य तेजी से उनके नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड राज्य में हमने भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो हमारे सिख भाइयों के कल में बहुत बड़े कार्यक्रम में, सत्य समागम में वहाँ काशीपुर में गया था। तो
वहां मैंने जिक्र किया हेमकुंड साहब जाने वाला जो रोपवे है उसका भी काम प्रारंभ हो गया है। मैं करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा की योजना से अब कोई भी वहां के दर्शन कर सकता है। जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो काम आज संपन्न हुआ है। चाहे हमारे गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हो या गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम देश के अंदर हुए। साहबजादों के जन्म दिवस पर वीर बाल दिवस देश के अंदर पहली बार पूरी दुनिया को उनकी जो शहादत थी, उनका जो बलिदान था, जो उनका उस समय धर्म की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान करना, अपनी शहादत दे देना, जिंदे जिंदे की जो है दीवारों पर चुना जाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन पूरी दुनिया में इस बात को बहुत पहले ले जाया जाना चाहिए था, इतिहास में अंकित किया जाना चाहिए था, उसको अंकित नहीं किया गया। यह काम भी किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे अनेकों काम। तो उत्तराखंड से तो उनका बहुत लगाव शुरू से रहा। चाहे चार धाम जिस प्रकार से बढ़े, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य हुआ है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान हुआ है, हेमकुंड साहब रोपवे बना है, केदारनाथ का रोपवे बना है, सड़कें बनी है। यहाँ भी हमारे यहाँ आने वाले समय में ये जिस प्रकार से सड़क तेजी से आज गुर्जी तक, लिपुलेख तक सड़क बनाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग आदि कैलाश तक की यात्रा सड़क मार्ग से यहीं से करेंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से करेंगे। उस पर तेजी से काम चल रहा है। ये काम उन्हीं के कारण संभव हुआ। आपने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने जौलीको आदि कैलाश की यात्रा की, पिथौरागढ़ आए, जागेश्वर धाम गए, मायावती आने का भी कार्यक्रम था चंपावत में, लेकिन अगले दिन कोई कार्यक्रम होने के कारण से वो समय की कमी हो गई, इसलिए मायावती आश्रम नहीं पहुंच पाए, लोहाघाट में मायावती आश्रम। तो उनका विशेष लगाव उत्तराखंड की धरती से रहा है। उसके कारण से उत्तराखंड में जब भी चुनाव होते, हर चुनाव में लोगों ने मोदी जी को अपने परिवार का मानते हुए, क्योंकि मोदी जी हमेशा उत्तराखंड को अपना परिवार मानते हैं, तो परिवार के लोगों ने हमेशा आगे बढ़कर 5 सीटें 2014 में, पांचों की 5 सीटें 2019 में यहां से जिताकर गई। लेकिन हर 14 से 14 और 19 में अंतर यह था कि 14 में जितने वोट मिले थे उससे अधिक वोट 2019 में मिले। इसलिए हम सबके इस चुनाव में ये चुनौती भी है कि 2019 से भी ज्यादा मतों से इस बार हमने यहां से जिताकर भेजना है। क्योंकि जो लोग चुनाव में काम करते होंगे सबको पता है कि 14 में जितने मत मिले थे 19 में उससे ज्यादा मिले थे, 19 में बहुत ज्यादा मिले थे। इसलिए 24 के लिए हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है और साथ में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आप देख रहे होंगे अभी हमारे जनरल जी बोल रहे थे और उधर से हमारे गोयल जी बोल रहे थे कि आज देश में अनेक काम ऐसे हो रहे हैं जिसका सौभाग्य देवभूमि को मिल रहा है। देवभूमि उसमें आगे बढ़कर जो है काम कर रही है। मैं मुख्य सेवक हूं तो मेरा नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जो भी निर्णय हम ले रहे हैं, चाहे आज वो समान नागरिक संहिता प्रदेश के अंदर उसका विधेयक बनाना हो, उसका कानून बनाना हो, इसको माननीय राष्ट्रपति जी ने भी जितना अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, उन्होंने भी हमको उसका अनुमोदन दे दिया है। जल्दी ही समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। इसके अलावा नकल का अध्यादेश जो हम लेकर आए उसके बारे में आप सबको पता है कि पहले के दिनों में किस प्रकार से नकल के कारण से जो हमारे मेधावी बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वाले, उनके जब भी वो परीक्षा में भाग लेते थे, परीक्षा में उनका नाम आता ही नहीं, चयन किसी और का हो जाता था। मेहनत कोई करते थे, वो हताशा निराशा में जीवन जीने को मजबूर थे। उनके माता पिता जो बड़ी अपना
कम करके, यानी कि खाना कम खाकर, कपड़े न पहनकर, अपनी आवश्यकताएं मिनिमम करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, उनका इंतजाम करते थे। उन माँ बाप के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर किस प्रकार की स्थिति होती थी जब सब कुछ होने के बाद, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाता था। भाई बहनों, जब से हमने नकल का अध्यादेश लागू किया, ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं आचार संहिता लगने से पहले एक दिन में 3-3 विभागों के, 3-4 विभागों के जो चयन होने वाले अभ्यर्थी भाई बहन हमारे थे, उनको हर एक दिन नियुक्ति पत्र प्रदान करता है, हर एक दिन। और हजारों हजार की संख्या में नियुक्तियां हुई हैं और बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई। पूरे प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बना है। आज हर प्रतिभागी परीक्षा में तैयारी करने वाले को ये विश्वास हो गया कि अगर हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो ईमानदारी से हमारा चयन हो जाएगा। क्योंकि अब नकल की संभावना 0.001% भी नहीं है। कोई नकल नहीं हुई, आपने देखा होगा। आप देख रहे होंगे कई जगह पर रोज समाचार में आता है, आज यहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ पर परीक्षा दोबारा करवानी पड़ रही है, ये परीक्षा निरस्त करवानी पड़ रही है, इतने लोगों को आज जेल में भेजना पड़ रहा है। ये सारा काम आज अनेक दूसरी जगह पर हो, लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर पूरी तरह से आज इस पर रोक लगी, पूरी तरह से रोक लगी। इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो हमारे प्रतिभागी भाई बहन है, नौजवान युवा, वो उन सब क्या आत्मबल बढ़ा है। उनको एक विश्वास हो गया है कि अब हमको निश्चित रूप से हमारी जो मेहनत है, हमारी जो योग्यता क्षमता है, उसके साथ न्याय होगा। और न्याय हो रहा है तेजी से। बहुत लोग ऐसे भी मिले कि जब मैं किसी कार्यक्रमों में गया पूरे प्रदेश के अंदर, अभी हमने मातृशक्ति उत्सव हर एक जनपद में किया और एक जनपद में 2-3 स्थानों पर भी करे, जिसमें कई हजारों की संख्या में हमारी बहनों ने भाग लिया। तो उन उत्सव के कार्यक्रमों में अनेक माता पिता ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि आपने नकल का अध्यादेश लागू किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बेटे बेटियां कई सालों से तैयारी कर रहे थे, उनका नंबर ही नहीं आ रहा था। अब तो ये हो रहा है कि एक बेटा है, बेटी का एक परीक्षा में चयन हो रहा है, दूसरी में भी हो जा रहा है, दूसरी के साथ तीसरी में भी हो जा रहा है, चौथी में भी हो जा रहा है और 5वीं में भी हो जा रहा है। और बहुत सारे, मैं आपको यही खटीमा का मैंने 1-2 जगह और भी सुनाया। यहाँ पॉलीप्लेक्स में हमारी सर्विस पाठक थी, जो हमारे उस एम्प्लॉइज यूनियन के, पॉलीप्लेक्स एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष थे। किसी जमाने में जब मैं पढ़ता था यहाँ से, तो मैं देखता था वो अपनी मोटरसाइकिल या उसमें मोपेड कौन सी गाड़ी में चलते थे, तो हम लोग ऐसे देखते रहते थे दूर से। लूना में तो एक दिन मैं लोहिया है वहां कैंप ऑफिस में बैठा था, तो सबसे मैं ऐसे मिलता था साहब चारों तरफ से। तो मैंने सोचा कि ये पाठक की कभी वैसे तो आते नहीं है, आज जरूर कोई काम होगा। और मेरे मन में कहा था कि इतने हमारे यहाँ के सीनियर लोग हैं। मैं गया, मैंने कहा पाठक, मैंने कहा अरे भाई साहब पाठक जी, आज आप कैसे, आप बताइए कोई मेरे लायक सेवा हो। बोले नहीं कोई काम नहीं है, आज मैं केवल आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। आपकी भतीजी भी आई है साथ में, ये कई सालों से ये परीक्षाओं में बैठ रही थी, इसका नंबर नहीं आ रहा था। ये आपने जब से नकल का ये कानून लागू किया है, आपकी ये भतीजी जो है मत्स्य विभाग में ऑफिसर बन गई है। वैसे नहीं खबर, ऐसे गरीब से गरीब माता पिता और बहुत जगह पर तो ऐसे टिहरी जनपद में, एक जगह चमोली जनपद में, जो एक बहन ऐसी मिली कि जिन्होंने कहा कि मेरे पति का देहांत हो गया था और मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कई सालों से भी परीक्षा दे रहे थे, इनका नंबर नहीं आ रहा। हमारे बेटे का नंबर जो है 2-3 जगह आ गया। तो इस प्रकार से, और दूसरा जो हमने समान नागरिक संहिता का जो कानून लागू किया, हमारी माताओं बहनों ने स्वागत किया। और सच मानिए पूरे देश के लोगों ने इस कानून का स्वागत किया। और हमारी मुस्लिम बहनों ने
देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, मैं अनेक स्थानों पर गया, तो सब लोग वहां पर धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि इसके लागू होने के बाद उनका भी कहीं न कहीं आत्मसम्मान, आत्मबल, उनकी उसमें बढ़ोतरी हुई, तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और सबने कहा कि जिसमें त्रुटियां थी, रूढ़िवादियां थी, वो सब इस कानून से हमने हटा दिया। और ये कानून सबकी भलाई के लिए, इसमें जहां मातृशक्ति का सुरक्षा है, सशक्तिकरण है, बुजुर्गों की भी सुरक्षा है, हमारे जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग की भी सुरक्षा का उसमें पूरा प्रावधान किया गया है। जो बच्चे हैं उनके भविष्य की सुरक्षा का भी, उनके भविष्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हर प्रकार से उसका इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, इस प्रकार से उस विधेयक को बनाया गया है कि उसमें किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। सबके उत्थान के लिए लाया गया है। ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और पूरे देश में जाएगी, काम पूरे देश में जाएगी और पूरे देश को जो है समान नागरिकता की ओर ले जाएगी, समान अधिकारों की ओर ले जाएगी। 30% का आरक्षण हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संसद में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित कर दिया, अब आने वाले समय में विधायिका में अन्य स्थानों पर अब मातृशक्ति का 33% आरक्षण होने जा रहा है। और हमने उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण पहले ही घोषित कर दिया। उसका हमने प्रावधान कर दिया है कि सारी सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण होगा। धर्मांतरण, अभी भाई प्रेम सिंह राणा जी मेरे साथ आ रहे थे, मैं कह रहा था मैंने देखा, और धर्मांतरण कानून हम इसलिए लेकर आए कि मैं इसी क्षेत्र में आप ही सबके बीच में पला बड़ा हूँ। यहाँ के एक एक गाँव को मैंने देखा है, खटीमा है, नानकमता है, सितारगंज है, हमारे ऊपर भी आजकल कई जगह ऐसी समस्याएं चल रही हैं। तो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, हो ही रहा था और पता ही नहीं चल रहा था कब किसने धर्म परिवर्तन कर लिया। नाम भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अंदर से कुछ भी तो पता लगेगा कि यार बदल दिया पूरे योजनाबद्ध तरीके से। पूरे योजना से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश को खोखला करने का कर रहा था। हमने कहा देवभूमि में कतई नहीं चलेगा। मैंने कहा सबसे सख्त कानून यहाँ बनाएंगे जिसमें हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। लेकिन मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव का अवसर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये जो समस्या है वो समस्या हमारे इन्हीं क्षेत्रों में है। हमारे अनेक जनजाति क्षेत्रों में जो भोले भाले लोग हैं, जिनको कहीं डरा कर, धमका कर, कहीं किसी अन्य तरीके से तेजी से मतांतरण का काम हो रहा था। अगर आप कहीं पर भी इस प्रकार की अगर शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और आप कहीं भी धर्मांतरण करवाने के लिए डॉक्टर जागीर सिंह जी, आप जानते हैं सब काम बहुत तेजी से हुआ है। तो अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत आए तो आप लोगों का काम है कि पुलिस को, प्रशासन को बताना है कि कानून अगर हमने बनाया है तो इसका पालन भी सुनिश्चित होना चाहिए, ये धरातल पर भी उतरना चाहिए, ये काम रुकना चाहिए। तो इसलिए हम धर्मांतरण का विधेयक भी हमने पारित किया और इसके सारे प्रावधान करती है। जिलाधिकारी की बिना परमिशन के अब कोई धर्मांतरण नहीं कर पाता है। अतिक्रमण आप जानते हैं, अतिक्रमण हमने संख्या में हटाया। अतिक्रमण जो सरकारी जमीनों पर था, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, सरकारी जमीन दे दी, ये भी एक बड़ा षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र को भी हमने समाप्त करने का काम आगे बढ़ाया है। बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाया। आपने देखा होगा पिछले दिनों बंदूकपुरा हल्द्वानी में ऐसे ही अतिक्रमण हटाने के लिए जब पुलिस प्रशासन की टीम गई, वहां पर आगजनी हो गई, पथराव हो गया, तोड़फोड़ हो गई, मारपीट हो गई। लेकिन हमने कहा ठीक है, जो भी मारपीट कर रहा है, जो भी आगजनी कर रहा है, जो हमारी महिला पुलिसकर्मी बहनों के साथ इसने मारपीट करी है, जानलेवा हमला किया है, पत्रकारों के साथ हमला किया है, प्रशासन के, पुलिस के लोगों के साथ जिन्होंने इस प्रकार का जानलेवा हमला किया है, उनके खिलाफ शासन, पुलिस प्रशासन कानूनी रूप से कठोर कार्रवाई करेगा। और आपने देखा होगा एक एक दंगाई को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का हमने काम किया है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
और इतना ही नहीं, इसके बाद हम प्रदेश के अंदर एक ऐसा कानून लेकर आए हैं, दंगा विरोधी कानून। अब कोई दंगा करेगा, कोई बलवा करेगा, कोई आगजनी करेगा, पथराव करेगा, लूटपाट करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस संपत्ति के नुकसान की भरपाई, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, एक एक पाई की वसूली इसी प्रकार से की जाएगी। उसके पीछे हमारा हेतु है। देखिए, उत्तराखंड एक पूरी दुनिया के अंदर, आज आप पूरी दुनिया में कहीं जाइए, देश के अंदर कहीं जाइए, आप अगर आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, तो आपके प्रति लोगों का जो चेहरे का भाव है, आपको देखने की दृष्टि है, वो बदल जाती है। क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि देवभूमि के लोग हैं, देवों के दूत हैं, नजदीक से आए हुए लोग हैं। तो इस प्रकार देवभूमि के बारे में लोगों की कल्पना है, लोगों की सोच है। तो ये देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, वो किसी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम इस प्रकार का कानून भी लाए हैं। इस प्रकार की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ हमने जो है कठोर निर्णय भी लिया है, क्योंकि देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी है और यहाँ की जनता की भी है। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो देवभूमि के स्वरूप को खराब करती हैं, देवभूमि के जो एक प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाती है, वो कहीं खराब नहीं होना चाहिए और दोबारा से कभी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने कठोर कार्रवाई की है। हमने कहा है कि भविष्य में कभी कोई जो है इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, और पुनरावृत्ति करेगा तो कानून उसके साथ कठोरता से काम करेगा, उसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। आपने देखा होगा, मुझे एक पत्रकार, बहुत देश के सबसे बड़े पत्रकारों में जिनकी गिनती है, रजत शर्मा जी, मैंने पूछा भी था। उन्होंने कहा कि तो इसका मतलब आप जो है बिल्कुल जैसे लगते हो वैसे हो नहीं। मैंने कहा मैंने कहा देखिए, ऐसा है, मैं बातचीत में, व्यवहार में हमेशा बच्चों की तरफ बात करता हूँ, हमेशा हर व्यक्ति के प्रति स्नेह मन में रहता है, हर के प्रति प्रेम रहता है। लेकिन अगर कानून के लिए काम करना है, व्यवस्था बनाने के लिए काम करना है, राज्य के हित में निर्णय लेना है, तो उसमें अगर अत्यधिक कठोर होना हो तो अत्यधिक कठोर होने एक के बाद एक निर्णय किए हैं। मैं गिनाऊं तो कितने गिनाऊंगा अभी? 30 सिलेंडर हम दे रहे हैं, हमने कहा था चुनाव कि हम जो हमारी गरीब परिवार की बहनें हैं, उनके लिए साल में 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क भरवाएंगे, निःशुल्क देंगे। और ये योजना हमारी चालू हो गई है, 2 साल हो गए, तीसरा साल हो गया। 3 साल से लगातार गैस के सिलेंडर हम दे रहे हैं। जो भी हमने चुनाव में वायदा किया, संकल्प किया, वो सब संकल्प, वो सब वायदे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। तो मैं आज चूंकि यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सादर प्रणाम। भाई साहब, हम सभी बड़े गौरव की अनुभूति करते हैं कि हम भी दिमाग की धरती के निवासी, जहाँ से आप बने हुए, और आज आप हमारे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। इस के नाते मैं आज इस विधानसभाओं के कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आपसे अनुग्रह आग्रह कर रहा हूँ। हम सभी की बड़ी तीव्र इच्छा है कि आपने एक सिल 11 में फंसे हुए जो मजदूर हमारे देश में फंस गए थे, एक प्रकार की, हम तो कहेंगे कि राष्ट्रीय आपदा एक प्रकार की आ गई है। आपने इस चुनौती को कैसे निपटा कर रहे हैं, बताएगा कैसे? ये तो आज इंटरव्यू जैसा हो गया है। देखिए, ये जो सिलक्यारा वाला है, ये मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने आप
आप सबके बीच में से जो मुझे अवसर मिला, दायित्व मिला मेरी पार्टी में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व एक बार नहीं 2-2 बार मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का अवसर दिया, काम करने का अवसर दिया। और आप सोचिए कि सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक सामान्य से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैं ये कह सकता हूं कि लगभग इस कालखंड का 2 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा हो रहा है। कुल मिलाकर जुलाई 4 को जो है 3 साल पूरे हो जाएंगे लगातार 2 कार्यकालों का। तो इन 2.5 सालों के लगभग के जो कालखंड में सर्वाधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति मेरे लिए सिंधिया रहेगी। उतनी स्थिति उस दिन भी नहीं लगी, मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ जिस दिन खटीमा का चुनाव परिणाम आया, सरकार बन गई। मेरे मन में तनिक सा भी थोड़ी देर के लिए हुआ, मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, मेरा परिणाम खराब हो गया या मेरा परिणाम मेरे अनुकूल नहीं आया। मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई हार गया, लेकिन मैंने सेना को जिता दिया, पार्टी को तो मन में तनिक सा भी नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन सिलकारा का हुआ, सिलकारा एक बहुत चुनौतीपूर्ण था। दीपावली का दिन था और दीपावली के दिन में शाम को हम जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूजन के लिए एकत्र हुए, संघ कार्यालय का पहले पूजन था, वहां से करने के जैसी बात में निकलने वाला था, भाजपा कार्यालय पहुंचा तो इतने में जो है वहां से फोन आ गया कि अभी ऐसी ऐसी घटना हो गई है और 41 की उसमें संख्या भी स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि मलबा आ गया और मलबे में दब गए, क्या हो गया, तो क्या करेंगे। जैसे में पूजा में बैठे हैं और ऐसा समाचार मिला, फिर आनंद में मैंने कहा जल्दी से पंडित जी से पूजा संपन्न करवाइए। पूजा संपन्न करवाते इसके बाद प्रधानमंत्री जी का फोन आ गया कि कौन सी टनल है, क्या है, कहाँ पर कितना हुआ। वो भी कहीं उस दिन दीपावली के दिन कहीं समाप्त में गए हुए थे। खैर फिर ये हुआ कि मलबा आ गया होगा और जेसीबी लगाएंगे, पोकलैंड लगाएंगे, मलबा हट जाएगा। मलबा हटाने के लिए जेसीबी और पोकलैंड जब लगाने को लगाई गई तो वो जितना मलबा हटाते थे उससे और कई गुना मलबा नीचे गिर जाता। उस दिन रात को वही काम बंद हो गया। अगले दिन फिर वही काम शुरू किया गया, लेकिन मलबा ज्यादा ही गिरने लगा। तो फिर उसको चेंज किया गया कि पाइप से जो है अंदर एक टनल बनाई जाएगी। कि टनल थोड़े आगे जाकर जो है जो सामान्य पेयजल वाले और जो संस्थान वाले जो पाइप डालते हैं उन पाइपों को वहां पर इकट्ठा किया गया। कुछ हरिद्वार से, कुछ देहरादून से पाइप भेजे गए। तो तब तक ये नहीं पता था कि अंदर वाले लोग जो है क्या उनकी स्थिति है। तो अगले दिन फिर पाइप डाले गए, वो पाइप डालते गए और पाइप थोड़ा आगे गए और 5-7 मीटर पर वो सब अटक गए। वो पत्थर बन गए, हॉट रॉक आ गए, बड़े पत्थर आ गए। तो इतने में जो है अंदर से एक पाइप जो पहले से लगा हुआ था, उस पाइप से उन्होंने अंदर वालों ने कुछ आवाज करी, कुछ डाला उधर से। तो उससे ये हुआ कि जो अंदर लोग हैं वो अभी सब ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो उनके लिए जो है उस पाइप से कि उनके ये दहिया, चना और ये छोटे काजू, बादाम, इस प्रकार का जो हल्का वाला था वो जो है उनको भेजा गया। भेजा कैसे जाता था, ऐसे रखते थे उसमें खुले, पहले पाइप साफ किया, प्रेशर मारा, फिर अंदर से ऐसे हाथ से जो उसको मारा, फिर यहाँ से प्रेशर मारते थे, वहां जाता था। फिर वो बेचारे वहां जैसे को उठाते होंगे वो सब उठा के उन्होंने जो है ऐसे करके उनको भेजना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये सब काम चलता रहा। ये आगे पीछे होता रहा। 5-6 दिन के बाद हुआ कि ये सब टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा है, पाइप भी नहीं जा रहा है, क्या करें। फिर और एक अमेरिका की होगी ऑगर मशीन, इंदौर से मंगाई गई, इंदौर से आई। फिर उसके बाद फिर उस मशीन को डालने के लिए कुछ वहां से हैदराबाद से, कुछ तेलंगाना से, चेन्नई से, तमाम बड़ी बड़ी मशीनें।
डालते गए, फिर जाके 21 मीटर तक चला गया, फिर 21 मीटर पर अटक गया। फिर हमको लगा था कि अब 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, तो निकल जाएंगे, अभी थोड़े दिन चली जाएगा, आधा चला गया है तो भी चला जाएगा। फिर प्रयास हुआ, फिर करते रहे, फिर 34 मीटर पर फिर अटक गए, फिर 34 मीटर पर अटका। फिर उसमें से कुछ अंदर जो है काट के जो सरिया आए हुए थे उनको निकाला अंदर जाके, फिर चला गया 48 मीटर तक। 48 मीटर जाने के बाद ऐसा लगा कि 56 मीटर पर जो है हमको वो मिल जाएगा। क्या मिले? आइए माननीय सांसद जी आ रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष का बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका सबका है, समर्थन सहयोग आशीर्वाद के लिए आप पहुंच गए हैं। तो किशोर जी, थोड़ा मैं इनको सिलकारा के बारे में बता रहा था, इन्होंने पूछ लिया है थोड़ा मेरे से कैसे हुआ। तो फिर 48 मीटर पर जब चला गया तब 10 48 मीटर पर फिर वो जाने के बाद पूरा वो मशीन पूरी टूट गई है। अब केवल और केवल 10 मीटर और जाना था, तो हम सोच रहे थे कि कुछ ही घंटों में हम निकल जाएंगे। मैं भी सारे कार्यक्रम छोड़ के मैं वहां पहुंच गया, शाम को रात में निकल जाएंगे बाहर, तो उनके निकलते समय जो है हमको यहीं पर होना चाहिए। तो मैंने भी जो है अपना एक कैंप कार्यालय जैसा वहीं खोल दिया था। मैं वहीं सब काम करने के बाद शाम को मैं वहीं चला जाता था और वहीं से काम करके फिर दिन भर वहां रहने के बाद कई बार शाम को नीचे आता था, फिर वापस चला जाता था। ये लगातार मैं कर रहा था। और जब 48 मीटर पर टूट गया तो तब बहुत कठिन स्थिति हो गई और मुझे लगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं। ऊपर से प्रधानमंत्री जी रोज सवेरे शाम दिन में 3 बार तो उनकी चिंता करते थे, हालचाल लेते थे कि आप क्या हो, कितना हो गए, कहाँ पहुंच गए, अब क्या परेशानी है, क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत तो नहीं है किसी प्रकार की, किसी और को तो नहीं भेजना है। तो मैं सच बताऊं तो अपने आप को बड़ा असहाय सा महसूस करता था कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो छत को देखता था ऐसे भगवान की तरफ, गोपनाथ बाबा की प्रार्थना करता था। वहां के गोपनाथ बाबा है उस क्षेत्र के बड़े सिद्ध बाबा आते हैं, उनके नाम से उनसे शिव अवतार बाबा है। तो मैं देखता था उनको, लेकिन जब 48 मीटर पर मशीन टूट गई, अब 10 दिन हो गए, 11 दिन, और हमें तो लग रहा था कि अब हम निकलने वाले हैं बाहर। अब ये मशीन टूटी नहीं, अब टूट के पूरी फंस गई, जितना प्रेशर मांगते हैं। अब पता किया गया तो क्या करना है, उन्होंने कहा साहब ये मशीन अब पूरी काट के 48 मीटर बाहर निकालना पड़ेगा और 3 घंटे में 1 मीटर मशीन कटेगी। 3 घंटे में 1 मीटर, क्योंकि पाइप के अंदर आदमी घुसेगा, फिर वो जो क्या बोलते हैं कटर होता है, जब उस कटर से काटेगा, फिर उसको बाहर निकालेगा काट के, फिर अंदर जाएगा, फिर अगला काटेगा, फिर वो गर्म भी हो जाता था काटते काटते। और कोई वैसे नहीं कर सकता कि मशीन अपने आप काम करेगी, वो अंदर ही जाके काटना। तो 3-4 दिन जो है इसमें लग गए काट के। 15 तारीख को 15 दिन जब हो गए, 15 दिन हो गए, तब जाके वो 15वें दिन पूरा निकला। 16वें दिन फिर सवेरे काम शुरू हुआ, 16वें दिन काम शुरू हुआ रात में, और फिर ये हुआ कि अब मशीन नहीं डाली जाएगी अंदर। अब जो वो रेड माइनर्स जिनको कहते हैं वो मंगाए गए। वो रेड माइनर्स पाइप के अंदर घुस गए, पाइप के आगे आगे जो मलबा या जो भी चीज आती थी उसको निकालते थे, काटते थे और ट्रे में रखते थे। ट्रे में 3-4 कुंटल मिट्टी जो है बाहर निकालते थे, फिर पाइप पुश किया जाता था।
पाइप आगे बढ़ने लगा, फिर 53-54 मीटर में फिर वो कोई सरिया हो गया। फिर उन्होंने उस सरिया को पूरा उससे ब्लेड से काटा, पूरा जो है उसके फिर टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला। आगे का जो पाइप था, जो सबसे आगे चलता है पाइप, जो यहाँ ठेकेदार हो गए, जल निगम वाले या कोई वो बोर करने वाले, तो जानते होंगे तो वो पाइप क्या है, जब तेजी से उसको डाला तो पाइप बेंड हो गया, पूरा पाइप बेंड हो गया, 3 मीटर पाइप बेंड हो गया। फिर वो 3 मीटर पाइप भी काटा गया आगे से, फिर उसको काट के, उसको भी पूरा पाइप 3 मीटर काट के नहीं निकल सकता, उसको भी टुकड़े टुकड़े करके, उसको अलग अलग करके फिर कट करके निकाला। 16वें दिन पूरा पाइप बाहर निकला, फिर काम शुरू हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जब 3-4 मीटर रह गया, फिर कोई हार्ड रोक आ गया, तो उन्होंने फिर उसको काट काट के छीनी से उससे फिर आगे बढ़ाया। तो 17वें दिन मैं सवेरे वहीं था, तो उन्होंने कहा कि आज संभावना है साहब, आज जो है हो जाएगा पार। जनरल वीके सिंह जी भी थे वहां। मैंने कहा जनरल साहब आप बताइए, बोले कि आज दरराज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो दिन में मैं वहां से 11 बजे एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देहरादून आया, और 1:30 बजे करीब मेरे को वहां से फोन आया कि साहब वो ब्रेक थ्रू हो गया है और आप आइए, आपको लग रहा है कि वो बस आर पार हो गया सफाई, अब जो है लोग जो है आ जाएंगे बाहर, आपको हो गया। हम भी वहां से छोड़ के आए 3 बजे से 4 बजे वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो भाई मतलब आर पार हुआ नहीं, और पूरी मीडिया में समाचार फैल गया, और हमने भी जो है जहां बताना था बता दिया कि ये पाइप जो है पार हो गया, जैसा हमने बताया मैंने बता दिया। अब पाइप पार पार हुआ ही, 56 मीटर भी चला गया, 56 में भी नहीं निकले, वो 58 चला गया, 58 में भी नहीं निकले। शाम को आप लोगों ने देखा होगा लगभग 5-5:30 बजे मैं अंदर था उसके टनल के अंदर, तो उन्होंने कहा साहब अभी तो इसमें लगेगा टाइम। मैं उसमें से टनल में से बाहर निकल के आया, तो वो टीवी में समाचार चल रहा था कि मुझे बाद में दिखाया उन्होंने, मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब अभी टाइम लगने वाला है। तो मैं आगे बैठ गया, तब भी पार नहीं हुआ। लगभग 7:30 बजे हमारे कमिश्नर वहां अंदर थे, उनका मुझे फोन आया कि सर अब आप आ जाइए, आप पार हो गया। तो फिर मैं जो है 7:30 बजे पार हुआ। मुझे लगा कि ये जो है अब इनको 8 बजे से निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले NDRF के, SDRF के जवान ट्राली बना रहे थे, 41 लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे थे। तो ये लगा कि हर एक आदमी को निकालने में 10 मिनट लगेंगे, तो उस हिसाब से 41 लोगों को निकालना था, तो 3 घंटे का समय कम से कम लगेगा, लेकिन 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा। तो मैं खड़ा हो गया, वहां सब व्यवस्थाएं करी उनकी, और एक एक करके जब निकालना शुरू करा तो पहली बार में 4 लोग बाहर आए। तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगे। दूसरी बात है फिर एकदम से 5 निकल के बाहर आ गए। ऐसे करते करते जो है 36 लोग आधे घंटे से भी कम समय में आ गए, क्योंकि वो जो हमने ट्रॉली वगैरह लगाई थी, कोई ट्रॉली नहीं आ रहा, सब स्वस्थ थे। वो अपने आप फटाफट जो है अपने पैरों से चल के आ गए, करके फटाफट सब करते करते ऐसे ही जो है आधे घंटे में सब बाहर निकल के आ गए। उसके बाद मैं अंदर गया, और लास्ट तक जितने भी लोग लगे हुए थे उसमें, जितने मजदूर काम कर रहे थे, इंजीनियर काम कर रहे थे, जितने बाहर से टेक्नीशियन आए थे, मैंने सबको एक एक करके मिला। मिलते मिलते आया तो फिर शायद प्रधानमंत्री जी 1-1.5 घंटे से मेरे को फोन मिला रहे थे, वहां से अंदर से उनका फोन मिल रहा था। उस कैबिनेट की कोई बैठक चल रही थी, उन्होंने वहां कैबिनेट में बताया होगा, तो मिला रहे थे। तो मेरी जो है अब बात कहां से हो पाती, मैं तो अंदर था। फिर आधे रास्ते में आया तो उनका फोन आया और उनको सारी स्थिति बताई होगी, मतलब बहुत
उनको भी प्रसन्नता थी कि भाई एक बड़ा काम हो गया। तो उनके फोन आने के बाद तो मुझे होश में आया कि मैं अभी टनल के अंदर हूँ, और मैं सच बताऊँ तो मैंने जो है उसमें ऐसे ऊपर को देखा हो, आसमान की तरफ को, और मेरे को लगता है कि मेरे आंसू निकल गए उस समय, क्योंकि मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण, और हर दिन सवेरे में उठता था। मतलब शुरू के 5-6 दिनों तक तो नहीं लगा, लेकिन 5-6 दिन 7 दिन बीतने के बाद हर दिन लगता था कि यार अब ये कैसे होगा, अब क्या करें, आगे जाएं पीछे जाएं। इधर इन्वेस्टर समिट भी होना था, एक आपदा का सम्मेलन वो भी हमने रखा था पूरे दुनिया का, जिसमें विदेशों से भी लोग आए हुए थे। अभी इतनी परेशानी कि अब किसी कार्यक्रम में जाएं तो कैसे जाएं, यहाँ लोग फंसे हुए हैं, क्या करें क्या न करें। सरकारी कामकाज भी जो जरूरी था वो कर रहे थे, बहुत सारे कार्यक्रम कैंसिल कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा कठिन चुनौतीपूर्ण काम था। मैं यही कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने हमको सब उपकरण, सारे इंजीनियर, जो भी तकनीकी हमको चाहिए थी वो सारी की सारी हमको उपलब्ध कराई। सारी चीजें वो लाए, जो मशीन की जरूरत थी वो मशीन बुलाई, देश से विदेशों से दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकी उन्नति थी। एक बहुत बड़ा कारण था कि उनके कारण से, और मैंने शायद वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के अंदर कोई भी संकट आता है तो उस समय में वो व्यक्तिगत रूप से उसकी जो छोटी बारीकियां होती हैं, उन बारीकियों का स्वयं जो है सूक्ष्म तरीके से उसका ध्यान रखते हैं। तभी हम लोग इतने बड़े बड़े जो अभियान होते हैं, इतने बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, हर एक में हमको सफलता मिलती है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आज यहाँ से धन्यवाद करता हूँ कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। बाबा भौकनाथ की कृपा भी बहुत बड़ी कृपा थी, क्योंकि हमने जब वहाँ के पुजारी जी आए और उनसे मैंने कहा पुजारी जी अब आप भी कुछ करो यहाँ पर, तो पुजारी जी ने कहा कि ठीक तीसरे दिन जो है बाहर निकल जाए, तीसरे दिन आपका ऑपरेशन सफल हो जाएगा। और ठीक तीसरा दिन बीता नहीं, उससे पहले ही हमारा ऑपरेशन सफल हो गया। तो हमारे यहाँ भौकनाथ बाबा का वहां मंदिर भी बनाने जा रहे हैं, बड़ा मंदिर। मोदी धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी धामी जिंदाबाद। बोलो 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 भौकनाथ बाबा की, बोलो 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 भौकनाथ बाबा की, भौकनाथ बाबा की। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिलक्यारा से आई आवाज, सिलक्यारा से आई आवाज, तो ये इन्होंने किशोर जी ने कहा कि भाई साहब इसके बारे में आज बता दीजिए। तो मैं आज आप लोगों से चुनाव के बारे में बात करने आया, और आप सबको होली की भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है, देखिए हमारे बीच से हमारे भारत सरकार में जिनको हमारे राज्य से प्रतिनिधित्व भी मिला, और इस बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब फिर से इनको हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है, उनको प्रत्याशी बनाया है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री जी का इतना लगाव है, हम सबसे लगाव है, विशेष कर से उत्तराखंड राज्य से उनका एक अपनापन है, और वो उत्तराखंड को अपना परिवार मानते हैं। मैंने पहले कहा, हर एक पल जो विश्व के अंदर होता है, देश के अंदर होता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो उत्तराखंड का स्मरण जरूर करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कश्मीर में भी कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां से भी उत्तराखंड की बात कर रहे थे। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश गए, जौलीकॉम गए, गुंजी गए, पहले प्रधानमंत्री हैं जो ऐसे ऐसे स्थानों पर गए जहां कोई नहीं गया। माणा जो भारत का जिसको अंतिम गांव कहते थे, उस गांव को उन्होंने पहले गांव की संज्ञा दे दी हमारे पूरे देश के गांव की संज्ञा। तो उनके नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं। तो मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं कि अजय भट्ट जी और मेरा आपस में हम लोगों
पिछली बार आपको बड़े अंतर से जिताया था। इस बार सारे अंतर कम से कम इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में। इस बार ऐसा इतिहास बनना चाहिए कि लोग पिछली सारी बातें भूल जाएं और पिछली बातें सब पिछली बातें भूल जाएं और लोग कहें कि वे अब इस सीमांत क्षेत्र के लोग बिल्कुल दुरुस्त होकर आए हैं आगे। और इस बार इन्होंने जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सारे नए कीर्तिमान बना दिए हैं और बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो 1 महीने से कम का समय बचा है, इस 1 महीने से कम के समय में देखिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे परिश्रम के साथ और पूरे समर्पण के साथ, मनोयोग के साथ घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, यहाँ कई बार क्या होता है, एक बार एक राजा ने कहा कि भंडारा करेंगे, भंडारा करेंगे, सब खीर बनाएंगे, एक जो है बड़ा सा टब रख दिया और टब के ऊपर वो ढक दिया उससे कि सब लोग एक एक लोटा दूध लेके आना, तो लोटा दूध लेके आना और खीर बनेगी, इससे फिर भंडारा होगा। तो उसमें जो है अपने घर से सबने सोचा कि महंगा था बेटा, तो उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो पानी ले जाता हूँ, दूसरा वाला दूध ही ला रहा होगा, इतने सब दूध ही ला रहे हैं, एक पानी की डाल देंगे तो क्या होगा। तो सबने यही सोच लिया। सवेरे जब थोड़ा क्या भंडारा बनाने के लिए तो उसमें दूध तो निकला ही नहीं, पानी पानी निकला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि जो है वो क्या है, क्या कहते हैं इसके पहले अंधेरा बोलते हैं, दीपक तले अंधेरा, तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए। और सबको जो है दूध ही डालना है, इस बार डालेंगे ना सबको दूध, तो एक ऊपर डालेगा। तो इस बार जो है एक को मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। हम लोगों ने तय किया है कि इस बार इनको 5 लाख वोटों से जिताना है। 5 लाख मुझे याद है कि खटीमा विधानसभा 2019 के चुनाव में लगभग 30,000 वोटों से जीते थे, 35,000 वोट। नाम पता कितने से जीते थे? 26,000 वोट। तो इस बार ये आंकड़ा तो पार होना ही है, क्योंकि इस बार देखिए चुनाव अलग प्रकार का है। 10 वर्ष की जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तपस्या है, एक एक पल, एक एक क्षण जो उन्होंने लगाया है, उस तपस्या के परिणाम स्वरूप देश के लोगों ने अपना जो समर्थन है और उनको आगे के लिए जो प्रोत्साहन है कि वो जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया का विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेगा और भारत तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनेगा। और इस बार के चुनाव में एक चीज और हो रही है, इस बार के चुनाव में कोई ये नहीं कह रहा है सरकार किसकी बनेगी, कोई कह रहा है सरकार किसकी बनेगी, हर कोई कह रहा है मोदी जी की सरकार बनेगी, कह रहा है ना। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि 400 सीट आएंगी, कोई कह रहा है 410 आएंगी, कोई कह रहा है 390 आ जाएंगी, कोई कह रहा है 370 आ जाएंगी। चर्चा यहां चल रही है। ये पहली बार देश के इतिहास में कि चुनाव डिसाइडेड है, लेकिन हमको फिर भी आत्मविश्वास से बचना है। कुछ लोगों को थोड़ा वो भी करना है, माने ये कई बार कई तरीके से होता है कि थोड़ा हमको तो इसलिए नहीं लेना है कि वोट, हमको तो इसलिए नहीं लेना है, हमको उसमें नहीं जाना है। इस बार भी भैया सबको कहना है कि इस बार देश बनाने के लिए, इस बार देश बनाने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए, हमारे प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबने मोदी जी को ही वोट देना है, सबने कमल के फूल और सारे
सबसे पहले बताएं कि भाई नारायणपुरा और खटीमा भय दोनों जो है बड़े मार्जिन से हम लोग जीत गए हैं, सारे तो मैं आप सबसे यही कहना के लिए आया था। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं, परिवार में सबको शुभकामनाएं। और बीच में नामांकन है 27 तारीख को आपका, और उस नामांकन में भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ से भाग लेना है। आप सबका धन्यवाद करते हुए और इसीलिए अजय भट्टी से कहता हूँ सबका धन्यवाद आप मैं भी रहूंगा चुनाव में आना बार बार होगा, ऐसे मैं यही हूँ, कल भी यही हूँ, नॉमिनेशन में भी रहेंगे, सब में रहेंगे। तो मेरा आप सबका धन्यवाद। और आप इस अवसर पर अपने इस लोकसभा के प्रत्याशी